स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बाजरे का हरित बाली रोग या मृदु रोमिल आसिता, जिसे आप ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा या डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं के नाम से जानते हैं, के विषय में अध्ययन करेंगे। बाजरे का हरित बाली रोग और मृदु रोमिल आसिता दोनों एक ही रोग के अलग अलग लक्षण हैं। मृदु रोमिल आसिता आपको पर्ण या पत्ती पर देखने को मिलता है, जबकि हरित बाली जो है इसके पुष्पक्रम से रिलेटेड फीचर है, जिसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाजरा जो है, इसका बॉटनिकल नेम आप सभी जानते हैं, होता है पेनिसिटम टाइफॉइडीज। पेनिसिटम टाइफॉइडीज, इसमें ये रोग देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? जितने भी बाजरा ग्रोइंग रीजन्स हैं इंडिया के, जैसे हम बात करें राजस्थान में हम ग्रो करते हैं, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सभी जगह पे यह देखने को मिलता है। तो ये एक स्थानिक रोग है, उस पर्टिकुलर स्थान पे देखने को मिलेगा, एंडेमिक डिजीज है। भारत के अतिरिक्त यदि हम बात करें तो ये एशिया के अन्य देशों में भी पाया जाता है, जैसे अफ्रीका है और यूरोप में भी देखा गया है। प्रतिवर्ष यदि हम देखें, इस बीमारी के कारण, इस रोग के कारण 27 से 30% तक बाजरा की क्रॉप की हानि होती है, नुकसान होता है फार्मर्स को। ओके, एक और चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि 1975 में, 1975 में कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये एपिडेमिक के रूप में फैला था। एपिडेमिक मतलब महामारी, और लगभग 63% क्रॉप जो है वो नुकसान हो गया था फार्मर्स। ओके, तो 1975 ने इसने बहुत ही आक्रामक रूप ले लिया था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इस डिजीज को भी हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे सिम्टम्स या लक्षण। सेकंड नंबर पे हम इसमें देखेंगे रोग कारक जीव, जिसे आप बोल सकते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे इसमें डिजीज साइकिल या रोग चक्र। और फोर्थ नंबर में हम देखेंगे इसमें डिजीज को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, रोग नियंत्रण या डिजीज मैनेजमेंट। ओके, तो इन 4 हेडिंग्स के अंतर्गत इस रोग के विषय में आप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम इसको लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हम हेडिंग डालेंगे लक्षण या सिम्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स है जिन्हें देख के आप पहचान सकते हैं कि यह डिजीज हो चुकी है? तो जैसा कि इसके नाम के से ही पता लगता है हमें, इसके 2 सिम्टम्स होते हैं और दोनों अलग अलग पार्ट्स में होते हैं। जैसे फर्स्ट सिम्टम जो देखने को मिलता है वो लीफ पे देखने को मिलता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू। ओके, और पर्ण की भी निचली सतह पर यह देखने को मिलता है, लोअर सरफेस पे। डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम कहाँ अपीयर हो रहा है? पर्ण की निचली सतह पर। मिल्ड्यू का मतलब होता है पाउडरी पार्ट। ओके, इसे हिंदी में आप क्या बोलते हैं? मृदु रोमिल आसिता। मृदु रोमिल आसिता में कॉटनी ग्रोथ, सफेद कलर की कॉटन रुई के समान ग्रोथ दिखाई देती है पर्ण की निचली सतह पर। और ये किसके कारण होती है? तो ये इसके बीजाणु धानियां जो होती है वो पाउडर के फॉर्म में दिखाई देती हैं, स्पोरेंजिया के कारण आपको देखने को मिलती हैं। तो इसे हम बोलते हैं मृदु रोमिल आसिता। दूसरा आपको जो देखने को मिलता है वो पुष्पक्रम पर देखने को मिलता है। पुष्पक्रम में जो सिम्टम देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं ग्रीन ईयर सिम्टम। इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक एक पार्ट हम लेते हैं। इसमें डाउनी मिल्ड्यू में क्या देखने को मिलता है? तो डाउनी मिल्ड्यू हेडिंग डालेंगे आप इसी में, डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम। इसमें मैंने आपको क्या बताया, कहाँ देखने को मिल रहा है? पर्ण की निचली सतह पर, पर्ण की निचली सतह पर, लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे देखने को मिल रहा है। तो जो इन्फेक्टेड लीव्स होगी, इन्फेक्टेड लीव्स या जिन्हें आप बोल सकते हैं संक्रमित पत्तियां, जिनमें संक्रमण हो चुका है, संक्रमित पत्तियों पर यह सिम्टम देखने को मिलेगा। इनकी निचली सतह पर बीजाणु धानियां पाउडर की फॉर्म में दिखाई देगी।
बीजाणु धानियां बाहर की तरफ निकलेगी रंध्र से बाहर की तरफ निकलकर सफेद पाउडर के समान दिखाई देगी। ओके, तो इन्फेक्टेड लीव्स जो है संक्रमित पत्तियां उनकी निचली सतह पर जो रंध्र होंगे उनसे बीजाणु दानियां बाहर की तरफ लटकी हुई आपको दिखाई देगी। इसीलिए इस सिम्टम को हम क्या बोलते हैं? डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम। दूर से देखने पे आपको ऐसा प्रतीत होगा कुछ कॉटन जैसी रुई जैसी ग्रोथ जो है वो लीफ पर हो गई है। तो एक तो आपको ये दिखाई देगा। दूसरा इसी में आपको क्या दिखाई देगा? पत्तियां कुछ टाइम के बाद व्यावर्तित हो जाएगी, मतलब ट्विस्ट हो जाएगी, मुड़ी हुई प्रतीत होगी आपको। और हरिमाहीन हो जाएगी, मतलब उसमें से क्लोरोफिल जो है खत्म होने लगेगा। और क्लोरोफिल जब खत्म होगा कैसे कलर की दिखेगी? पीले रंग की। तो यहाँ पर वह पीले रंग की दिखाई देगी, पीली होने लगेगी। कभी कभी ये लंबाई में फट जाती है, ये कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। लंबाई में फट जाएगी फट। और इंपॉर्टेंट सिम्टम आपको क्या देखने को मिलेगा? इस रोग के कारण पौधे की ग्रोथ, पौधे की वृद्धि स्टंटेड होगी। स्टंटेड का मतलब क्या हो गया? सीमित होगी। ड्वार्फिंग बोल सकते हैं, ड्वार्फ हो जाएगा पौधा, छोटा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। तो ये वृद्धि को भी प्रभावित करता है। ओके, तो ये डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम्स हैं जो कहाँ पे अपीयर हो रहे हैं? पर्ण पे हो रहे हैं। पर्ण की निचली सतह पर रंध्र जो होते हैं उनसे बीजाणु धानियां बाहर की तरफ निकल के लटकी रहती है, व्हाइट पाउडरी मास की फॉर्म में होती है, दूर से रुई जैसी प्रतीत होती है, इसलिए हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम। पत्तियां कुछ टाइम के बाद मुड़ जाएगी और पीली पड़ने लगेगी, जैसे हम बोलते हैं व्यावर्तित हो गई और हरिमाहीन हो गई। कई बार ये लंबाई में फट जाती है। पौधे की वृद्धि जो है आपको देखने को मिलेगी इस सिम्टम के कारण स्टंटेड ग्रोथ, पौधा छोटा हो जाएगा हाइट में। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, कम तापमान व आर्द्र वातावरण मतलब ह्यूमिडिटी का पाया जाना डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम्स को बढ़ाता है, मतलब स्पोरेंजिया की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? बीजाणु धानियों की संख्या में वृद्धि करता है, या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं इसे? ये उसके लिए अनुकूल है। डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम जो है आपको ज्यादा दिखाई देंगे यदि टेम्परेचर लो है और वातावरण में ह्यूमिडिटी है उस कंडीशन में। ओके, तो ये डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम हो गया। अब इसके हम सेकंड सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने क्या बताया? ग्रीन ईयर सिम्टम। जिसे आप क्या बोलते हैं? हरित बाली लक्षण। नाम से ही पता लग रहा है ये बाली में या पुष्पक्रम में जो बाली होती है जिसमें बाजरे के दाने लगते हैं उसमें आपको दिखाई देगा। इसमें क्या देखने को मिलता है? तो पहले हम ऐड करते हैं, ये कहाँ दिखाई देगा? पुष्पक्रम में दिखाई देगा, इन्फ्लोरेसेंस में। ओके, तो इन्फ्लोरेसेंस में कैसे दिखाई देगा ये? तो यह संपूर्ण पुष्पक्रम में दिखाई दे सकता है और या फिर उसके कुछ भाग में दिखाई दे सकता है, मतलब पूरी की पूरी बाली इससे प्रभावित हो सकती है और उसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट है जो है वो प्रभावित हो सकता है। अब सिम्टम इसमें क्या देखने को मिलता है, तो वहाँ हम यहाँ पे नोट करेंगे। हमें पता है एक पोएसी का मेंबर है, तो इसमें क्या पाया जाती है? स्पाइकलेट्स पाई जाती है पुष्पक्रम में। तो स्पाइकलेट्स के सूख जो होते हैं, ब्रिस्टल्स, यहाँ पे नोट करेंगे आप, स्पाइकलेट्स के सूख जिन्हें आप बोलते हैं ब्रिस्टल्स ऑफ स्पाइकलेट्स, इनमें सिम्टम देखने को मिलता है हाइपरट्रॉफी का, अतिवृद्धि का। अतिवृद्धि नाम से ही पता लग रहा है वृद्धि ज्यादा हो रही है, राइट? इसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। कोशिकाएं बहुत ज्यादा विभाजित हो जाए तो वृद्धि ज्यादा होगी, कोशिकाओं का साइज बड़ा हो जाए तो भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी के कारण ये जो ब्रिस्टल्स हैं ये ट्विस्ट हो जाएंगे, व्यावर्तित हो जाएंगे। ओके, तो पहला सिम्टम तो आपको ये देखने को मिला। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस में क्या देखने को मिलता है? ग्लूम जो होता है, जिसे आप तुष बोलते हैं, वह स्टेमन्स, उनके सर, इनका आकार
पत्ती के समान हो जाता है, लीफ लाइक हो जाता है इनका आकार। ओके, तो पहला सिम्टम कहाँ देखने को मिला? स्पाइकलेट्स के जो ब्रिस्टल्स हैं उनमें हाइपरट्रॉफी हो गई जिसके कारण वो ट्विस्ट हो गए। दूसरा इसी में क्या देखा? ग्लूम्स और जो स्टेमन्स है, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेमन्स, उनका आकार पत्ती के जैसा हो गया। इसके बाद यदि हम गायनोशियम या जायम की बात करें, तो वो भी बहुत कम विकसित होगा, डेवलप प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा और इसके स्थान पर भी पत्ती समान संरचना बन जाएगी। ओके, तो जो ब्रिस्टल्स ऑफ स्पाइकलेट्स है उसमें हाइपरट्रॉफी देखने को मिली जिसके कारण वो ट्विस्ट हो गए, व्यावर्तित हो गए। ग्लूम्स और सेमन्स जो है उनका आकार पत्ती के समान हो गया। जायाम जो है वो भी कम विकसित होंगे और पत्ती के समान होंगे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आपको दूर से देखने को कैसे प्रतीत होगा? जिस बाली में सामान्यतः दाने लगने थे बाजरे के, उसकी जगह पे आपको पर्ण समान अनेक संरचनाएं दिखाई देगी। ओके, तो ये इसके सिम्टम्स है जो इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसे आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या बात की? लक्षणों में दो पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया, जो कि नाम में ही आपको डिजीज के दिख रहा है। डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम जो लीफ की निचली सतह पर हो रहा है, ग्रीन ईयर सिम्टम जो है पुष्पक्रम में दिखाई देगा, जो बाद में जब पुष्पक्रम लगेगा तब डेवलप होगा। डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम में पर्ण की निचली सतह पर बीजाणु धानियां रंध्र से बाहर की तरफ निकलकर पाउडर के समान, रुई के समान दिखाई देगी। ओके, दंपत्तियां जो है इसमें व्यावर्तित हो जाएगी और हरिमाहीन मतलब पीली होने लगेगी, लंबाई में कई बार फट जाती है, पौधे की वृद्धि स्टंटेड दिखाई देगी, ड्रॉप दिखाई देगी, पौधा थोड़ा हाइट में कम दिखाई देगा। यदि तापमान कम हो और आर्द्र वातावरण हो तो वहां पे बीजाणु धानियां ज्यादा दिखाई देगी, तो हम कह सकते हैं डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम ज्यादा दिखेगा। सेकंड सिम्टम जो अपीयर होता है पुष्पक्रम में होता है, जिसे आप बोलते हो ग्रीन ईयर सिम्टम। इसमें ये संपूर्ण पुष्पक्रम में हो सकता है, कुछ भाग में हो सकता है, तो इसे आपको तीन पार्ट्स में देखना है। एक तो आपको देखना है ब्रिस्टल्स ऑफ स्पाइकलेट या स्पाइकलेट के जो शूट हैं उनमें हाइपरट्रॉफी देखने को, हाइपरट्रॉफी मतलब ज्यादा वृद्धि हो रही है जिसके कारण वो ट्विस्टेड हो रहे हैं, व्यावर्तित हो रहे हैं। ग्लूम्स और पुंकेसर पत्ती के समान है, गाइनोशियम कम विकसित और पत्ती के समान संरचना हो जाएगी। तो इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम फोटोग्राफ्स की सहायता से डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्लांट है जो एक फील्ड में लगा हुआ है, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्लांट में आपको क्या दिख रहा है? ये वाली लीव्स तो नॉर्मल लीव्स है जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही हैं। कुछ लीव्स आप देखते हैं थोड़ी सी व्यावर्तित हो गई है, ट्विस्टेड हो गई हैं, येलोइश हो गई हैं। इन पे डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए हैं। ये कब अपीयर होते हैं? जब एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। तो हमने स्टडी किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरेंजिया बाहर की तरफ निकलेंगे, निचली सरफेस से लटके हुए दिखाई देंगे इस तरीके से बहुत सारे एक साथ। तो ये जो सिम्टम है ये कहलाता है डाउनी मिल्ड्यू, क्योंकि दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत होता है लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे पाउडरी मास दिखाई दे रहा है आपको कॉटन के जैसा, जो कि डेवलप हो गया है। तो फील्ड में आप दूर से इस प्लांट को देख सकते हैं। अब क्योंकि लीव्स जो है इस तरह से हो गई है, येलोइश हो गई हैं, ट्विस्टेड हो गई हैं, तो इस प्लांट की ग्रोथ भी जो है स्टंटेड हो जाएगी जब ये इन्फेक्टेड होगा। आई होप इस फोटोग्राफ से आपको और क्लियर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ग्रीन ईयर सिम्टम्स समझने की कोशिश करते हैं फोटोग्राफ की हेल्प से। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये नॉर्मल बाली दिखाई दे रही है जिसमें दाने लगे हुए हैं। यदि ग्रीन ईयर डिजीज हो जाती है तो पहले डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम अपीयर होता है, जो हमने देखा लीफ में होता है। ग्रीन ईयर सिम्टम जो है इन्फ्लोरेसेंस में डेवलप होता है, जहां पे ये नॉर्मल दाने वाली बाली लगनी चाहिए थी उसकी जगह पे ये डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर बनता है। क्यों बनता है? तो इसके रीजन हमने स्टडी किए, हाइपरट्रॉफी होती है और पुंकेसर है और ग्लूम्स हैं, तुष हैं और जायंग जो है वो सब लीफी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। तो ये आपको लीफी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि पूरा का पूरा बाली भी लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो सकता है, या हो सकता है कुछ पार्ट, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है, ये वाला पार्ट इन्फेक्टेड है, ग्रीन ईयर सिम्टम शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे टर्मिनल पार्ट पे नॉर्मल दाने लगे हुए हैं बाजरे के। तो ये एक सिम्टम कहलाते हैं ग्रीन ईयर सिम्टम। ये आपको यहाँ पे समझ आ रहे होंगे क्लियरली इस पिक्चर में। तो स्टूडेंट्स, अब हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके बताएंगे कि ये सिम्टम्स किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम। डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम हमने स्टडी किया, कहाँ दिखता है? पत्ती पे दिखता है। तो पत्ती का यदि आप सेक्शन काटेंगे इस तरीके से तो उसमें एपिडर्मिस दिखाई देगी यहाँ पे। ओके, और उसके नीचे की तरफ क्या दिखेगी? मेसोफिल सेल्स, पैलिसेड दिखेगी खंभ तक। तो आप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, खंबे के समान जो ऊतक होता है, लंबी सेल्स होती है, खंभ ऊतक कहलाता है। और उसी के नीचे की तरफ क्या दिखेगी? मेसोफिल सेल्स दिखेगी, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है इस तरीके से। राइट, अब आप लोअर एपिडर्मिस बना देंगे इसकी, लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ आप शो करेंगे स्टोमेटा। राइट, हमने क्या सिम्टम स्टडी किया? ये डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम कहाँ से निकलता है? रंध्र से या स्टोमेटा से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, ग्रो कैसे कर रहा है इसका थैलस? इस तरीके से ग्रो कर रहा है इंटरसेलुलर स्पेस में। राइट,
वो यहाँ से बाहर निकलेगा और बाहर की तरफ वो इस तरीके से संरचना बनाएगा जो ब्रांच्ड होगी। ये क्या है? ब्रांच स्पोरेंजियोफोर है। ओके, और इस ब्रांच स्पोरेंजियोफोर पे ही क्या लगे हुए हैं? नींबू के समान। नींबू में होता है ना एक पार्ट तीखा होता है, उस तरीके से ब्रांच स्पोरेंजियोफोर पे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। एक पार्ट में इसके बीक होती हैं इस तरीके से। तो ये आपका सिम्पटम क्या हो गया? डाउनी मिल्ड्यू सिम्पटम। ऐसे आपको यहाँ पे सिम्पटम्स शो करना है। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डिजीज साइकिल पढ़ेंगे। तो ये क्या है? इसकी एसेक्सुअल स्टेज है। लोअर सरफेस पे ये दिखाई देगा। हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस है। मीजोफिल आपको दिखाई दे रहा है, जिसे अपर्ण मध्योतक बोलते हैं। ये लोअर सरफेस है, लोअर एपिडर्मिस। और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्पोरेंजिया बहुत सारे। ओके, तो ये डाउनी मिल्ड्यू सिम्पटम हो गया। यहाँ पे आप लेबल कर लेंगे इसे डाउनी मिल्ड्यू सिम्पटम। ओके, नेक्स्ट जो आपको सिम्पटम दिखाना है वो दिखाना है कौन सा? इन्फ्लोरेसेंस में जो दिखता है, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इन्फ्लोरेसेंस का सिम्पटम। तो आप इसमें क्या दिखाएंगे? पूरी बाली दिखाएंगे। एक तो इस तरीके से होती है बाली, आपको पता ही है, देखी होगी आपने बाजरे की। इस तरीके से आप बाली ड्रॉ करेंगे। ओके, अब मैंने आपको कहा था पूरी बाली में सिम्पटम देखने को मिल सकता है और कुछ पार्ट में ही भी देखने को मिल सकता है उसके। तो सबसे पहले तो हम कुछ दाने दिखाते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि उसमें ग्रीन ईयर सिम्पटम नहीं दिखाई दे रहे, ताकि वो कंपेयर कर सकेंगे हम ग्रीन ईयर सिम्पटम से। ओके, तो इतना हमने बता दिया, बाली का नॉन इन्फेक्टेड पार्ट रह गया। बाकी के जो है आप उसमें लीफी स्ट्रक्चर्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये आपको क्या सिम्पटम हो गया? ग्रीन ईयर सिम्पटम हो गया। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना। ये डिफरेंट पार्ट दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन है ये इन्फेक्टेड पोर्शन शो कर रहा है। ये जो है ग्रीन ईयर सिम्पटम शो कर रहा है। ओके, तो ये पूरी उसकी बाली हो गई। ये अगर आप इन्फ्लोरेसेंस ड्रॉ करना चाहें इसमें, तो यहाँ पे आप इन्फ्लोरेसेंस भी बना सकते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ, मेरे साथ बनाइए इस तरीके से। अब इसमें आपको क्या दिखना है? सेंटर पार्ट में आप बताएंगे पिस्टिल जो होता है लीफी हो जाता है, तो सेंटर पार्ट में आप लीफी पिस्टिल्स बताएंगे। एक होता है यहाँ पे इस तरीके से लीफी पिस्टिल। ओके, और उसके बाद में स्टेमन्स आप दिखाएंगे जो लीफी हो चुके हैं। ट्विस्टेड इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। पूरा कैसा हो गया? लीफी स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। पिस्टल्स दिखाएंगे जो ट्विस्ट हो गए हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप ट्विस्टेड स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो ये डायग्राम किसका हो गया? उसके इन्फ्लोरेसेंस का, जिसमें सभी स्ट्रक्चर्स लीफी हो गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है? लीफी एंड स्टेराइल पिस्टिल। क्योंकि लीफी और स्टेराइल पिस्टिल बन गया है, जायांग बन गया है, तो अब इसमें दाना डेवलप नहीं होगा। दाने की जगह ये लीफी स्ट्रक्चर जो आपने ऊपर दिखाई है वो शो होगी इसमें। और इसी के साथ में आप स्टेमन को अलग से दिखाना चाहें तो वो भी आप शो कर सकते हैं इसमें। जैसे डायग्राम आप उसका यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे इसके। ओके, तो ये स्टेमन था, जो ये भी कैसा हो गया है? लीफी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये क्या हो गया? स्टेराइल स्टेमन। तो ये सिम्टम तीनों क्या हो गए? ग्रीन ईयर सिम्टम्स। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टडी करेंगे रोग कारक या कॉजल ऑर्गेनिज्म। डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रोग कारक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। यह एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है अविकल्पी परजीवी, मतलब ऐसा परजीवी जिसके पास और कोई विकल्प ना हो। यदि इसे होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा तो यह अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। अब इसके कवक जाल की कुछ विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कवक जाल।
माइसीलियम। तो कैसा होता है? तो अंतर कोशिक, जैसे आप क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर, मतलब कोशिकाओं के बीच में ग्रो करता है। ओके, उसके बाद हमें पता है ये फाइकोमाइसीटीज, मोर स्पेसिफिकली ऊमाइसीटीज का मेंबर है। तो हमें पता है ऊमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज के मेंबर कैसे होते हैं, पटहीन, मतलब एसेप्टिक, सेप्टा उनमें नहीं पाया जाता। तो इसमें केंद्रक पूरे में घूमते रहते हैं कवक जाल में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, संकोशिक, जैसे आप बोलते हैं सीनोसिटिक। ओके, साथ ही में साखित होता है, आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, यह कवक जाल साखित या ब्रांच होता है। तो ये इसके कवक जाल की विशेषताएं हैं। इसे अगर आप डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना चाहें तो मैं यहाँ पे रफ डायग्राम की फॉर्म में बता रही हूँ। जैसे अगर ये मीजोफिल सेल्स हैं तो इनके बीच में ये इस तरीके से ग्रो करेगा, ठीक है, इस तरीके से। इनमें पट नहीं पाए जाते। ओके, अब इसमें से क्या निकलते हैं, हॉस्टोरिया निकलते हैं इस तरीके से, चूसकांक जिसे बोलते हैं, जो होस्ट सेल से न्यूट्रिशन चूसने का काम करते हैं। तो ये कैसा है, अंतरकोशिक, मतलब इंटरसेलुलर, कोशिकाओं के बीच में ग्रो कर रहा है, पटहीन है, पट नहीं पाए जा रहे हैं इसमें, संकोचिक है, सिनोसिटिक है, साखित भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फीचर आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे सकता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको इसमें क्या लिखना है, ऐड करना है, कवक तंतु मुख्य रूप से संवहन पूल के चारों ओर, कहाँ पे, वस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, वस्कुलर बंडल, संवहन पूल के चारों ओर, पर्ण मध्यों तक, मतलब मीजोफिल, मीजोफिल कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, कोशिकाओं के, इसीलिए हमने कहा ना कोशिकाओं के बीच में, इंटरसेलुलर है, बीच में पाया जाता है। ये जो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर की कोशिकाएं बताई है, ये मीजोफिल सेल्स है। ओके, इनके बीच में ये ऐसे कंटिन्यूटी में पाया जाता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है। अब मैंने एक और चीज इसमें इसी डायग्राम में क्या बताई, पोषक पदार्थ का अवशोषण ये कैसे कर रहा है, तो यह क्या बनाता है, पोषक पदार्थों के अवशोषण के लिए कंदिल चूषकांग बनाता है, जिसे आप बोल सकते हैं बल्बस, बल्ब के समान, हॉस्टोरिया। ओके, ये हॉस्टोरिया कहाँ जाते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मीजोफिल सेल्स के अंदर एंटर करते हैं और उनसे ये क्या प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा हमने क्या स्टडी किया, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, इसके नाम के नीचे आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि ये बॉटनिकल नेम है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली अंडरलाइन होता है। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी। कवक जाल कैसा है, कोशिकाओं के बीच में ग्रो कर रहा है, इंटरसेलुलर है, पटहीन है, आपको दिखाई दे रहा है, संकोशिक है, वो भी दिख रहा है, साकित है, ये भी दिख रहा है। संवहन पूल के चारों और मीजोफिल कोशिकाओं के बीच में इसकी वृद्धि सबसे ज्यादा होती है। पोषक पदार्थों का अवशोषण ये इस प्रकार के बल्बस जो है हॉस्टोरिया या चूसकांक के द्वारा कर रहा है। ओके, तो ये था कॉजल ऑर्गेनिज्म का डिटेल। आगे स्टूडेंट्स हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है रोग चक्र, या जिसे हम बोलते हैं डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल समझने से पहले आपको यह समझना है कि जो दो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर सिम्टम, ये किस कारण से होते हैं, तो इनको एक बार हम आइडिया लेते हैं इससे रिलेटेड। जो आपने डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम देखा था, जिसे आप बोलते मृदु रोमिल आसिता, इसकी हमने बात की कि ये कहाँ पे होता है, लीफ की लोअर सरफेस पे आपको दिखाई देता है, व्हाइट कॉटनी पाउडरी मास दिखाई देता है। ये जो स्टेज है इसकी, ए सेक्सुअल स्टेज है, अलैंगिक प्रावस्था है। इस प्रावस्था को आप एक बार अच्छे से समझिए। अलैंगिक जनन के दौरान, अलैंगिक जनन आपको ध्यान में रखना है, हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होगा। अलैंगिक जनन के समय क्या होता है, जो अंतराकोशिक अवकाश है, अंतराकोशिक अवकाश जैसे आप बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, हमने बात की थी, वहां पे कवक जाल ग्रो करता है, राइट। यहाँ पे जो कवक जाल है उसकी वृद्धि कंटिन्यूअसली होती रहती है। ये कवक तंतु कुछ टाइम के बाद बीजाणुधानी धर बनाते हैं, बीजाणुधानी धर, मतलब ऐसी संरचना जो बीजाणुधानी को धारण करती है, उसे हम बोलते हैं बीजाणुधानी धर, और इंग्लिश के लिए इसका टर्म है स्पोरेंजियोफोर। ओके,
अभी डायग्राम में भी देखेंगे, ये जो स्पोरेंजियोफोर है, इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण सब स्टोमेटल चैम्बर्स में होता है, क्योंकि हमने बात की थी स्टोमेटा के थ्रू स्पोरेंजिया बाहर निकलेंगे, राइट? तो जो सब स्टोमेटल चैम्बर्स हैं, जिन्हें आप बोलते हैं अधोरंध्री कोष्ठक, अधोरंध्री कोष्ठक, यहाँ पे क्या होता है? स्पोरेंजियोफोर्स का निर्माण हो रहा है। अब ये क्या होंगे जो बने हैं स्पोरेंजियोफोर? ये स्टोमेटल चैम्बर, या हम बोल सकते हैं स्टोमेटा या रंध्रों से बाहर निकल के आएंगे। अगर प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर को आप इस डिटेल में देखें, अब हम बात करें किसकी? स्पोरेंजियोफोर की। तो प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर जिसपे कि स्पोरेंजिया बनने वाले हैं, बीजाणुधानी धर हैं, जो बीजाणुधानी को धारण करेगा। इसकी यदि हम लंबाई देखें तो लंबाई इसकी होती है लगभग 10 माइक्रोमीटर। अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर आपको ध्यान रखने हैं। इसका आधारीय भाग, बेसल पार्ट जो होता है, वो दृढ़ होगा, पटहीन होगा, क्योंकि आपको पता है कवक तंतु भी इसमें पटहीन होते हैं, ये ओमाइसिटीज का मेंबर है, और अशाखित होगा। आधारीय भाग की हम बात कर रहे हैं, ओके। लेकिन अगर इसके अंतस्थ छोर, टर्मिनल एंड की यदि हम बात करें, अंतस्थ छोर यह अपेक्षाकृत मोटा होगा इसके कंपैरिजन में, आधारीय भाग के कंपैरिजन में, और शाखित भी होगा, ओके। इन शाखाओं के शीर्ष फूले हुए होते हैं, जिनके ऊपर बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया बनते हैं, ओके। तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया? अंतराकोशिक अवकाश में कवक जाल वृद्धि कर रहा है, बीजाणुधानी धर बना रहा है, जिसकी पोजीशन कहाँ है? सब स्टोमेटल चैम्बर में, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू इसे बाहर आना है। और स्पोरेंजियोफोर की अगर हम बात करें, ये 10 माइक्रोमीटर लंबा है, आधारीय भाग दृढ़ है, पटहीन है, अशाखित है, लेकिन टर्मिनल पार्ट पे जाके मोटा हो जाएगा, शाखित हो जाएगा, और इन शाखाओं के सीड्स फूले हुए रहेंगे, उनके ऊपर क्या लगेंगे? बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया लगेंगे, ओके। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब बीजाणुधानी की अपन बात करते हैं, बीजाणुधानी बन गए हैं तो बीजाणुधानी के बारे में बात करते हैं। अब जो ये स्पोरेंजिया है, जिसे आप बीजाणुधानी बोल रहे हैं, ओके, ये किस तरह के हैं? काचाभ है। काचाभ मतलब हाईलाइन, हाईलाइन है। पैपिलेट है, मतलब इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह का है? दीर्घ वृत्तीय, दीर्घ वृत्तीय, पेपिलामय है। पेपिलामय मतलब एक बीज जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पैपिलेट, पैपिलेट है। और इनकी भित्ति की यदि हम बात करें तो वह चिकनी भित्ति होती है, चिकनी भित्ति होती है, ओके। और इनकी यदि लंबाई की बात करें हम, इनकी लंबाई 15 से 34 माइक्रोमीटर होती है, और चौड़ाई 12 से 23 माइक्रोमीटर होती है, ओके। अगर इसी पार्ट को जो अभी तक हमने समझा है, इसे आप डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम पहले बनाते हैं स्पोरेंजियोफोर। हमें पता है ये ब्रांच है, तो हम कुछ कुछ गैप देके बनाएंगे। और आज टर्मिनल पार्ट इसका कैसा है? फूला हुआ है, तो हम फूला हुआ पार्ट बनाएंगे इसमें। लोअर पार्ट इसका कैसा है? दृढ़ है और कंपैरिजन में पतला है, तो इस तरीके से आप पतला पार्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे आप इसका कवक जाल बना देंगे जो फैला हुआ है होस्ट सेल के बीच में, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे आप सेल्स बनाएंगे, होस्ट सेल्स, इस तरीके से यहाँ पे होस्ट सेल बना दीजिए आप। अब होस्ट सेल में इससे निकल के क्या गए हुए होते हैं? हॉस्टोरिया गए हुए होते हैं, तो यहाँ पे आप हॉस्टोरिया दिखा देंगे भोजन को अवशोषित करने के लिए। अब ये स्पोरेंजियोफोर के टर्मिनल पार्ट की बात की हमने, कैसे है वो? ब्रांच्ड है। अब आप इसमें ब्रांचिंग शो करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आप ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। और हमें तो क्या पता है ब्रांच के टर्मिनल पार्ट भी कैसे हैं? फूले हुए हैं, तो आप फूले हुए बना देंगे इस तरीके से। सिमिलरली जहाँ पे भी आपने गैप छोड़ा है, आप इस तरीके से फूले हुए पार्ट, डिस्टल एंड उसके फूले हुए बताएंगे, और डायग्राम में टर्मिनल पार्ट बना देंगे इस तरीके, राइट। फूले हुए बता दिए, जहाँ भी गैप छोड़ा है, कितने भी नंबर में आप बना सकते हैं। हमने क्या बना दिए? ब्रांच स्पोरेंजियोफोर,
टर्मिनल पार्ट जिसका ब्रांच है। अब इसके ऊपर आपको क्या दिखाने हैं, स्पोरेंजिया दिखाने हैं। अब हम स्पोरेंजिया बना देते हैं, सो सिंपल राइट। तो ये हमने बना दिया स्पोरेंजिया, पेपिलेट बनाना है आपको इस तरीके से। पेपिलेट का मतलब क्या है, एक साइड में बीक नुमा उभार दिख रहा है आपको इस तरीके का। कैसे होते हैं, हाईलाइन होते हैं, दीर्घ वृत्ताकार हैं और पेपिलेट हैं। तो ये क्या बन गया, ये स्पोरेंजिया 4 बन गया है। ओके, अब एक इंडिविजुअल अगर स्पोरेंजिया को आप देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। अब इसमें ये पार्ट क्या है जो मैं आपको बताया, पेपिला, राइट। और ये क्या हो गया, सिंगल स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अभी तक हमने यहाँ तक का स्टडी कर लिया है, राइट। अभी हमने यही पढ़ा है यहाँ तक। अब हम आगे देखते हैं स्पोरेंजिया का आगे फेट क्या है। तो ये जो स्पोरेंजिया होता है, यहाँ पे आप नोट करेंगे, बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, हमेशा स्पोर कैरिंग स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर जो बीजाणु को धारण करती है उसे हम बीजाणुधानी बोलते हैं। तो इस स्पोरेंजिया में अब क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ओके, तो बीजाणुधानी दर से अलग होगी ये स्पोरेंजिया, और फिर इसमें तुरंत से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। तो अब ये कब होता है प्रोसेस, बीजाणुधानियां सामान्यतः कब बनती हैं, याद रखना है आपको, रात्रि के समय ये उत्पन्न होती है। ओके, रात्रि में बनती है और सुबह के समय यह रिलीज हो जाती है। सुबह प्रातः काल में क्या होगी, ये बीजाणुधानी धड़ से अलग हो जाएगी और रिलीज हो जाएगी, अलग हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। ओके, अब ये जो बीजाणुधानियां हैं, जैसे ही डिटैच हुई तुरंत उसके बाद फट जाएगी और अंकुरित होगी। नेक्स्ट इसमें क्या प्रोसेस होगा, अंकुरण, अंकुरित होगी। अंकुरित होकर ये क्या बनाएगी, इसमें 3 से 12 वृक्काकार, किडनी शेप, वृक्काकार मतलब किडनी शेप, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। एक तो शेप हो गया वृक्काकार, नंबर हो गया 3 से 12, और कैसे हो गए, द्विकशाभित या बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनाएगी। क्या बनाएंगे, जूस्पोर, इसे आप बोलते हैं चल बीजाणु। चलायमान होते हैं क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो ये गतिशील होते हैं, राइट। अब सुप्तावस्था में बीजाणु अपने चारों ओर एक भित्ति बना लेगा, जो ये चल बीजाणु है। यदि इसे अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली तो ये सुप्तावस्था में चला जाएगा, और सुप्तावस्था में यह अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण कर लेगा। ओके, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आई, अनुकूल परिस्थितियां मतलब टेम्परेचर प्रॉपर है, नमी अवेलेबल है वातावरण में, टेम्परेचर कम है, तो अनुकूल परिस्थिति जैसे ही आई, अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होगा और एक जर्म ट्यूब, जिसे आप जनन नलिका बोलते हैं, बनाएगा। जर्म ट्यूब या जनन नलिका बनाएगा। अब ये जनन नलिका क्या करेगी, पुनः रंध्र के द्वारा नए पादप भाग या परपोषी, नए परपोषी पर इन्फेक्शन कॉज करेगी, राइट। वहां से ये कहाँ जाएगी, अंतराकोशिक अवकाश में जाएगी, मतलब इसकी एंट्री हमेशा रंध्र के थ्रू हो रही है। वहां से ये पुनः अंतराकोशिक अवकाश में जाएगी, थैलस बनाएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। मैंने आपको बताया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है, राइट। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और ये फास्ट मेथड है मल्टीप्लिकेशन का। इसके थ्रू स्पीडली जो है इन्फेक्शन फैलता है एक पौधे से दूसरे पौधे। अब इसी को अपन डायग्रामेटिकली देखते हैं, हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में ये फट जाएगा स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे आप इसे फटा हुआ दिखा दीजिए। अब इसमें से क्या बन रहे हैं, जूस पोर बन रहे हैं, जो कि शेप के, किडनी शेप के हैं। तो किडनी शेप के कुछ जूस पोर आप यहाँ पे बता दीजिए इस तरीके से, राइट। अब ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, हमने डिस्कस किया, तो ये 2 फ्लैजिला दिखा दीजिए इसमें सभी में। ऐसे बहुत सारे रिलीज होंगे, हमने बात भी की, इनका नंबर 3 से 12 तक हो सकता है। इन्हें लेबल कर दीजिए, ये क्या है, जूस पोर या चल बीजाणु। ओके, अब ये चल बीजाणु कुछ टाइम के बाद अपने चारों ओर भित्ति बना देंगे, और भित्ति नहीं भी बनाते हैं तो भी ये कैसे हो जाएंगे, अपने फ्लैजिला को त्याग देंगे और गोलाकार हो जाएंगे। इस तरीके से गोलाकार हो गए, और फिर एक जर्म ट्यूब बनाएंगे इस तरीके से। तो ये जर्म ट्यूब बन गई, जिसके थ्रू ये कहाँ एंटर करेंगे, स्टोमेटा में। तो ये प्लांट का
स्टोमेटा हो गया, जिसमें ये एंटर करेंगे, ये स्टोमेटा हो गया इस तरीके से, राइट। और स्टोमेटा के आसपास भी कई सारी सेल्स होती है, तो ये प्लांट सेल में थ्रू स्टोमेटा एंटर करेंगे इस तरीके से, राइट। तो ये प्रोसेस होता है पूरा इस तरीके, नए प्लांट पे भी कर सकते हैं और फिर वापस ये साइकिल रिपीट होता रहेगा इसी तरीके से, अंतराकोशिक अवकाश में ये वृद्धि करते रहेंगे। तो ये पूरा इसका कैसा है, एसेक्सुअल साइकिल है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एसेक्सुअल साइकिल या अलैंगिक जनन, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला का। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया। और यही वाला क्या कहलाता है, इस कंडीशन में क्या कहते हैं हम उसे, डाउनी मिल्ड्यू हो गया लीफ पे, लीफ पीली हो जाएगी। और डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, कॉटनी ग्रोथ दिखाई देती है, स्टोमेटा से बाहर आए हुए स्पोरेंजियोफोर दिखाई दे सकती है, एक स्टोमेटा से एक या उससे ज्यादा स्पोरेंजियोफोर बाहर आ सकती है। अब हम स्क्लेरोस्पोरा में लैंगिक जनन डिस्कस करते हैं, लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ओके, तो स्क्लेरोस्पोरा में लैंगिक जनन के लिए जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जनन संरचनाएं बनती हैं, उनका नाम है अंडधानी या ऊगोनिया, जो मादा जनन संरचना है, और बनती है पुंधानी, जिसे आप एंथीडिया बोलते हैं, एंथीडियम, जो नर जनन संरचना है। दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बनते हैं, एक दूसरे के पास पास बनते हैं। ओके, तो हम इन दोनों संरचनाओं के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, किस तरह से होते हैं। अंडधानी की यदि हम बात करें तो यह एक गोलाकार संरचना होती है। प्रारंभिक अवस्था में यह बहुकेंद्र की होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, क्योंकि हमें पता है सिनोसिटिक हाइफी से बनी है, तो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, राइट। कुछ टाइम के बाद ऊगोनिया का जीव द्रव्य दो पार्ट्स में विभेदित हो जाता है, परिधीय, पेरिप्लाज्म। जैसे परिद्रव्य बोलते हैं, जो पेरिफेरल रीजन में रहता है, और सेंट्रल रीजन में केंद्रीय डिम्ब द्रव्य, जिसे आप बोलते हैं प्लाज्म। परिधीय परिद्रव्य में बहुत सारी रिक्तिकाएं पाई जाती है, जबकि केंद्रीय डिम्ब द्रव्य सघन होता है। परिपक्व अवस्था जब आती है तो केंद्रीय डिम्ब द्रव्य में केवल एक केंद्रक रहता है, बाकी सभी केंद्रक पेरिप्लाज्म में आ जाते हैं। ओके, और ये सभी केंद्रक निषेचन से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा उससे पहले ये नष्ट हो जाएंगे। तो जब परिपक्व अवस्था आएगी तो ऊप प्लाज्म में केवल एक केंद्रक रहेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। और पेरिप्लाज्म में तो अब है ही नहीं कोई केंद्रक, तो ये निषेचन से पूर्व का चेंज है। अब हम बात करते हैं एंथीडियम की, जो नर जनन संरचना है। नर जनन संरचना या एंथीडियम क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप बोलते हैं मुग्दराकार संरचना होती है। और मैंने पहले ही बताया ये दोनों संरचनाएं एक दूसरे के पास ग्रो होती हैं, राइट। इसमें न्यूक्लियस की अगर कंडीशन देखें, इनिशियली ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, जैसे ये था ऊगोनिया था, उसी प्रकार से मल्टी न्यूक्लिएट होता है। लेकिन जब परिपक्व अवस्था आती है, मैच्योरिटी के टाइम, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी केवल एक केंद्रक बचता है। ओके, तो अब हमने क्या देखा, ऊगोनिया में भी एक केंद्रक है, और जो एंथीडिया बनाए हैं उसमें भी एक केंद्रक है। अब एंथीडिया से यहाँ पे लिखेंगे, अब हम बात करें निषेचन किस प्रकार से होता है। तो निषेचन के समय पुंधानी या एंथीडिया से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब, जिसे आप बोलते हैं निषेचन नलिका, निकलती है, राइट। जैसे आप क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और ये निकल के ऊगोनिया में ऊप्लाज्म, जिसे आप डिम्ब द्रव्य बोल रहे हैं, वहां तक पहुंच जाती है। इसके थ्रू पुंधानी का न्यूक्लियस ऊप्लाज्म में प्रेजेंट न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है, और दोनों न्यूक्लियस, दोनों केंद्रक
आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ओके, जुड़ जाते हैं। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, अब निषेचन हो चुका है, तो नर केंद्रक व मादा केंद्रक आपस में जुड़ गए हैं। ओके, यहां तक आपको समझ आ गया। अब जो स्ट्रक्चर बना है वो कैसा है, द्विगुणित। यह जो द्विगुणित संरचना है जिसे आप बोल रहे 2n या डिप्लॉइड, ये क्या कहलाता है, इसे हम निषिक्तांड या ऊस्पोर बोलते हैं। कैसी है, ये डिप्लॉइड संरचना है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में आप क्या देखेंगे, ऊस्पोर के बारे में समझेंगे कैसे होता है। तो अब हम बात करेंगे ऊस्पोर की। हमने सबसे पहले क्या बोला, इसका प्लॉइडी लेवल क्या है, डिप्लॉइड 2n है। ओके, इसके चारों ओर एक भित्ति होती है, ये भित्ति में 3 स्तर होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, त्रिस्तरीय, 3 लेयर्ड वॉल होती हैं। इसका यदि साइज देखें तो डायमीटर अगर हम देखें इसका 26 से 42 माइक्रोमीटर होता है। ओके, इसका यदि हम कलर देखें तो लाल या भूरा होता है, ओके, और क्लियरली दिखाई देता है। अब ये निषिक्तांड क्या होगा, यहां से फ्री होकर के सॉइल में गिर जाएंगे। यहां से निषिक्तांड फ्री होकर के कहाँ आ गए, सॉइल या मृदा में आ जाएंगे। ओके, और मृदा में ये काफी लंबे टाइम तक वाइबल रहते हैं। जनरली कहते हैं 3 साल तक, पर माना जाता है मोर देन 3 इयर्स, कुछ जगह रिपोर्टेड है 10 साल तक भी यह जीवित रह सकता है। ओके, तो ये इसकी कैसी स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, फेवरेबल कंडीशंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और केवल अनफेवरेबल कंडीशन आने वाली होती है उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये रेस्टिंग स्टेज में आ गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कुछ लोग 6 साल बताते हैं, कुछ लोग 10 साल बताते हैं, तक ये सॉइल में पड़ा रहेगा एज सच। ओके, जब इसे अनुकूल परिस्थितियां मिलेगी, मतलब फार्मर नई बीज बोएगा बाजरी के, उस दौरान टेम्परेचर भी प्रॉपर होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री के आसपास इसके लिए फेवरेबल होता है। तब इसमें क्या होगा, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नाम से ही पता चल रहा है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। अर्धसूत्री विभाजन या मेयोटिक डिवीजन के फलस्वरूप पुनः हैप्लॉइड स्टेज या अगुणित प्रावस्था आ जाती है, जिसे आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यह निषिक्तांड अनुकूल परिस्थितियों में और जब टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, होस्ट अवेलेबल हो, उस दौरान यह जनन नलिका बनाएगा। जनन नलिकाओं की संख्या 1 से अधिक हो सकती है। जनन नलिकाएं बनाएगा और रंध्र के द्वारा परपोसी में, होस्ट प्लांट में एंटर करेगा और संक्रमण या इन्फेक्शन कॉज करेगा। ओके, तो अब हमने क्या देख लिया है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल साइकिल समझ लिया है, राइट। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो हमने क्या बोला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर में क्या क्या बन रहा है, ऊगोनिया। ऊगोनिया कैसी है, गोलाकार संरचना है इस तरह से, राइट। ये गोलाकार संरचना हमने बना दी। फिर हमने क्या बोला, इसका जो साइटोप्लाज्म है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेंटर का पार्ट इसमें सघन रहता है और आउटर पार्ट इसमें विरल रहता है, रिक्तिकामय होता है, इस तरीके से, राइट। इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो इनिशियली इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बाद में एक न्यूक्लियस रह जाता है और बाहर वाले पार्ट में न्यूक्लियस खत्म हो जाते हैं, तो एक कुल मिला के एक न्यूक्लियस इसमें बचा है। अब हम बनाते हैं इसमें, इसके पास में क्या बनता है, क्लब शेप्ड मुद्राकार स्ट्रक्चर का एंथीडिया बनता है इस तरीके से, इसके पास में बन रहा है। इनिशियल स्टेज में मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन होती है इसमें, लेकिन बाद में इसमें सिंगल न्यूक्लियस रहता है। अब ये कांटेक्ट में आएगा इसके, किसके, ऊगोनिया के। तो कांटेक्ट में आने पे इसमें क्या बनेगा, इस तरीके से हम बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगा। वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहाँ तक जाएगा, केंद्रीय भाग ऊप्लाज्म तक जाएगा। मुद्राकार हमने बना दिया एंथीडिया। इसके थ्रू इसका केंद्रक जो है यहाँ तक आ जाएगा। इसमें ऊप्लाज्म में ऑलरेडी केंद्रक प्रेजेंट है, राइट। तो ये ऊप्लाज्म हो गया और बाहर के पार्ट में क्या है, पेरीप्लाज्म। अब इसमें आगे का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा और निषेचन के फलस्वरूप यहाँ पे क्या बनेगा, ऊस्पोर बनेगा। ऊस्पोर का कलर भी हमने आपको बताया था कैसा होता है, लाल भूरे रंग का। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, लाल भूरे रंग का ऊस्पोर बन गया, जिसकी लेयर कितनी होती है,
ट्राई लेयर्ड होता है, 3 लेयर का बना हुआ होता है ये इस तरीके से। एक और लेयर बना देते हैं हम इसमें, 3 लेयर का बना हुआ कहाँ बन गया? oospore बन गया। अब ये बाकी के पार्ट हैं इसके और ये उसका है। अब ये खाली हो चुका है जो बाद में धीरे-धीरे ड्राई हो जाएगा। तो ये बन गया है oospore, जिसमें केंद्रक कैसा हो गया? डिप्लॉयड हो गया। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा? देखने को मिलेगा जब अनुकूल परिस्थिति आएगी जो जर्मिनेट करेंगे इस तरीके से और जर्मिनेट करके कहाँ एंटर करेंगे? स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेंगे प्लांट में। तो ये होस्ट की सेल्स हो गई इस तरीके से, राइट? तो ये इसका सेक्सुअल साइकिल है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इस प्रकार से होता है। ये समझने के बाद अब आप डिजीज साइकिल आराम से स्टडी कर सकते हैं। डिजीज साइकिल में आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी इनोकुलम हमेशा निसिक्टांड या oospore के द्वारा होगा। मतलब शुरुआत जो है डिजीज की हमेशा इसके द्वारा होगी और ये कहाँ पे मौजूद है? मृदा में, सॉइल में उपस्थित निसिक्टांड के द्वारा होगा प्राइमरी इनोकुलम। हमने ये भी डिस्कस किया इसकी जो वायबिलिटी होती है, जीवन क्षमता 3 वर्ष और कई लोग बोलते हैं 10 साल तक भी होती है। 10 साल तक ये सॉइल में जीवित रह सकता है। अब इसका अंकुरण होगा, अंकुरण होके क्या होगा? जनन नलिका बनी, एक से ज्यादा बन सकती है, हमने डिस्कस किया। और फिर ये रंध्र से जो सीडलिंग बना है उसमें एंटर करेगा, रंध्र के थ्रू परपोषी पादप शरीर को बेधेगा और अंदर एंटर करेगा परपोषी में। ओके, यहाँ पे एंटर करने के बाद में ये कुछ टाइम तक वृद्धि करता रहेगा। उसके बाद में इसमें अलैंगिक जनन शुरू होगा। अलैंगिक जनन क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में होता है, टेम्परेचर प्रॉपर है, आर्द्रता मौजूद है एनवायरमेंट में, अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन में क्या होगा? स्पोरेंजियोफोर पे स्पोरेंजिया बनेंगे, जैसे आपने डिटेल में डिस्कस किया, राइट? अब ये स्पोरेंजिया अंकुरित होंगे, अंकुरित होंगे कहाँ पे जाके? नए होस्ट प्लांट पे या उसी प्लांट के दूसरे पार्ट पे, दूसरी लीफ में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। वहां पे अंकुरित होकर के ये जो स्पोर्स बनाएंगे, जो जनन नलिका बनाएगा और जनन नलिका बना के ये रंध्र के थ्रू परपोषी में एंटर करेगा। तो हमने क्या देखा? सेकेंडरी इनोकुलम जो है, सेकेंडरी इनोकुलम वो स्पोरेंजिया के द्वारा होता है, जबकि प्राइमरी इनोकुलम हमेशा oospore के द्वारा होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस प्रकार से ग्रीन ईयर डिजीज का डिजीज साइकिल कंप्लीट होता है। हमने क्या बोला? प्राइमरी इनोकुलम निसिक्टांड या मृदा के थ्रू फैलता है। अभी निसिक्टांड कहाँ पड़े रहते? सॉइल में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सीड से भी अटैच हो सकते हैं कि जब पादप भाग खत्म होकर सॉइल में गिरा तो सीड्स की सरफेस पे रह गए या थ्रेसिंग के दौरान उस पर जाके चिपक गए बीजों पे। फिर जैसे ही अंकुरित होगा तो जनन नलिका बनाएंगे और रंध्र के थ्रू एंटर हो जाएंगे परपोषी कोशिका में। इसका जो सेकेंडरी इनोकुलम है स्प्रेड की अगर अपन बात करें तो वो हमेशा सेकेंडरी इनोकुलम स्पोरेंजिया के द्वारा होता है और ये हवा के थ्रू, जल के थ्रू किसी भी तरीके से नए प्लांट पार्ट पे पहुंच जाएंगे और दूसरे पादपों को इन्फेक्ट करेंगे या उसी पादप के दूसरे पादप भाग को संक्रमित करेंगे। ठीक है, तो ये इसका हो गया डिजीज साइकिल। अब स्टूडेंट हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि डिजीज साइकिल किस तरीके से होता है। आप चाहे तो इसका डायग्राम अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की प्राइमरी इनोकुलम की, जो इनिशिएट करता है इन्फेक्शन को। वो हमेशा क्या होते हैं? oospore होते हैं। ये oospore कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो सीड फार्मर ग्रो कर रहा है उसकी सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं या पहले की सीजन में जो बाजरा की इन्फेक्टेड लीव्स वगैरह सॉइल में गिरी थी उनसे भी रिलीज होकर सॉइल में पड़े हुए हो सकते हैं। जब भी अब नया बाजरा फार्मर ग्रो करेगा तो ये उसकी सरफेस से अटैच हो जाएंगे, जर्मिनेट होंगे, प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस इन्हें मिलती है जिसके थ्रू ये पूरे प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अब ये जो सीडलिंग डेवलप होगा इसमें ऑलरेडी ये डिजीज प्रेजेंट होगी। जब कंडीशंस फेवरेबल होगी, मतलब टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा? ये लीफ बनाई है मैंने, लीफ की लोअर सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू स्पोरेंजियोफोर्स बाहर की तरफ लटके हुए दिखाई देंगे। और ये कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशंस हैं। उस कंडीशंस में अब ये टर्मिनल पार्ट जो है स्पोरेंजियोफोर के, इनके ऊपर जो डेवलप होते हैं ये स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। ये सिम्टम जो है क्या कहलाता है? डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम, जो हमने फोटोग्राफ की हेल्प से भी पढ़ा था और इसकी डायग्राम पहले भी ड्रॉ की थी। अब ये जो स्पोरेंजिया है ये रिलीज हो जाएंगे, हर स्पोरेंजिया से कई सारे जूस स्पोर्स बनते हैं। अब ये जूस स्पोर नए सीडलिंग को इन्फेक्ट कर सकते हैं और ये फील्ड में ग्रोन दूसरे प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से फैलता है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो हमने स्टडी किया क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में होता है, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यदि रोग युक्त पादप आपको दिखाई दे, उन्हें उखाड़ दिया जाए तो इसके इन्फेक्शन के फैलने की चांसेस कम हो जाती हैं।
अब सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलते हैं, इसमें oospore फॉर्म होते हैं। उस दौरान यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, बाली में आपको ग्रीन ईयर सिम्टम देखने को मिलते हैं, जो हमने फोटोग्राफ की हेल्प से भी स्टडी किया था और डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ करके देखा था। तो यहाँ पे ये पूरी बाली जो है ग्रीन ईयर में कन्वर्ट हो गई है, हो सकता है आंशिक रूप से परिवर्तित हो, तो वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। अब जब भी ये फसल ले ली जाएगी तो थ्रेसिंग के दौरान कई बार क्या होता है, ये oospore सीड से अटैच हो जाते हैं और कई बार ये जब फसल काटी जाती है उस दौरान सॉइल में आके गिर जाते हैं। सॉइल में इनका जो जीवन काल है वो 3 साल से कई बार 6 साल, कई बार कुछ साइंटिस्ट 10 साल भी बताते हैं। 10 साल का oospore भी जर्मिनेट होते हुए देखा गया है रिसर्च में। तो ये जो oospore है अब सॉइल में पड़ा रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब फसल बोई जाएगी तो ये फिर से उसे इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि प्राइमरी इनोकुलम हमेशा oospore के द्वारा होता है। oospore एक रेजिस्टेंट संरचना होती है, जो हमने स्टडी भी किया डिटेल में, 3 लेयर्ड होती है, 3 लेयर्ड संरचना होती है, जिसकी वायबिलिटी या जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है या सेकेंडरी इनोकुलम जो है हमेशा किसके द्वारा होता है, स्पोरेंजिया से रिलीज जूस स्पोर्स के द्वारा होता है और ये बहुत ही फास्ट डिजीज को पूरे फील्ड में स्प्रेड करता है। तो ये है कंप्लीट डिजीज साइकिल स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला का, जो डाउनी मिल्ड्यू एवं ग्रीन ईयर डिजीज कॉज करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट जो है इसका, जो लास्ट पार्ट होगा, रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल। ओके, डिजीज कंट्रोल किस पे डिपेंड करता है कि ये बीमारी किस प्रकार से फैलती है। तो हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया था ये बीमारी निसिक्टांड के थ्रू प्राइमरी इनोकुलम की फॉर्म में फैलती है, राइट। तो oospore कहाँ पे प्रेजेंट होता है, निसिक्टांड कहाँ पे होता है, तो ये हमने कहा थ्रेसिंग के दौरान सीड से अटैच हो सकता है और जब प्लांट पार्ट खत्म होता है, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट, तो सॉइल में आ सकता है, राइट। तो हम इसमें इन्हीं को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है, जब भी बीज बोएं, बीज बोने से पूर्व उसे फंजीसाइड से ट्रीट करें। फंजीसाइड से ट्रीट करें। फंजीसाइड का क्या काम होता है, फंजीसाइड का काम होता है जो भी फंगस प्रेजेंट होगा सीड के ऊपर वो उसे खत्म कर देगा। ओके, फिर हमने कहा जरूरी नहीं है बीज पे ही हो, वो तो सॉइल में भी हो सकता है, राइट। तो सेकेंड तरीका जो होता है वो होता है क्रॉप रोटेशन। ओके, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, 6 वर्ष के अंतराल में, 6 वर्ष के अंतराल पर पुनः बाजरा उस खेत में बोया जाए। अभी बोया, अगर डिजीज अवेलेबल है, वहां पे लग रही है, कॉज हो रही है, 6 वर्ष बाद फिर पुनः बाजरा बोए, इतना इसका जीवन काल ऑन एन एवरेज बताया जाता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, हमने कहा सेकेंडरी इनोकुलम भी फैलता है। सेकेंडरी इनोकुलम होता है किसके थ्रू, स्पोरेंजिया के थ्रू, जो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू दूसरे पौधों पे फैल सकता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी संक्रमित पौधे हैं, संक्रमित पौधे कैसे पहचानेंगे, जिसकी हाइट कम हो गई है, जिसकी पत्तियां कैसी हो रही है, पीली पड़ रही है, डाउनी मिल्ड्यू दिखाई देने लगा है लोअर सरफेस पे, टिल्ट हो गई है, तो इस प्रकार से हम पहचान करेंगे। तो जो भी संक्रमित पौधे हैं उन्हें मिट्टी से उखाड़ कर जला दिया जाए। इससे क्या होगा, सेकेंडरी स्प्रेड को हम रोक सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कई सारी बाजरा की वेराइटीज हैं जो रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज जिन्हें आप बोलते हैं प्रतिरोधी किस्में, प्रतिरोधी किस्में। इनको यदि बोया जाए, जैसे कई सारी रिपोर्टेड है, T15 है, T65 है, ऐसे बहुत सारी रिपोर्टेड है बाजरा की, जो स्क्लेरोस्पोरा के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेन डिजीज कंट्रोल के मेथड्स हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सॉइल का ट्रीटमेंट करके सॉइल को ट्रीट कर दें, इससे फंजीसाइड से ट्रीट कर दें। तो अगर सॉइल में प्रेजेंट है उस स्पोर्स, तो वो खत्म हो जाएंगे। तो ये काम करके आप डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, और डाउनी मिल्ड्यू डिजीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये सारा डिटेल हमने स्टडी कर लिया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।